है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे कक्षा 10वां का सेट 2 मॉडल सेट जो आया है, मॉडल प्रश्न सेट 2 है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें देखेंगे और आपका जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। इस चैनल पे आपको सभी जितना भी आपका मॉडल सेट आया उसका सभी का सॉल्यूशन मिलने वाला है। और इस सभी सॉल्यूशन जब इसका हो जाएगा तो टेस्ट हम चालू करेंगे, ठीक है। इसका टेस्ट भी आप लोगों को देना है, ठीक है। तो चलिए टेस्ट देने के लिए और सॉल्यूशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या फर्स्ट क्वेश्चन है। कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लुईस 16वां का शासन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉ नाम पुस्तक किसने लिखा था। तो इसका जो लिखा गया है इसके लेखक का नाम है मोंटेस्क्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि देखिए 3 कहता है कि यह किसका कथन है। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था। तो ये मेटरनिख ने कहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। फ्रेडरिक शोरी कौन था। तो फ्रेडरिक शोरी जो था फ्रांसीसी चित्रकार था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी 4 ऑप्शन में से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है गा, ठीक है। घा जो आपका 1893 में गए थे वो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। तो चोरी चोरा में जो हिंसात्मक घटना हुई थी वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था ऑप्शन नंबर खा 1919 में पारित किया गया था। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। तो वंदे मातरम जो गीत लिया गया वो किससे लिया गया है। तो आनंद मठ से लिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बापू किन्हें कहा जाता है। तो बापू किन्हें कहा जाता है। तो बापू महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो समाप्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती करने वाले राज्य जो है वो उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर खा सही है। 13वां क्वेश्चन आप देखिए कि 13वां क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसके ऊपर डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिए कि किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाले मृदा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो काली मिट्टी है उसको कहा जाता है रेगर कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ रेगर, ठीक है। 15वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। 15वां क्वेश्चन जब देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय का सीधा भागीदारी नहीं है। तो वो है वन्य जीव पशु आहार का परिसीमन। ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। भारत में जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। तो विश्व की 8% जो उपजातियां भारत में पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में क्या कहता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ये लागू किया गया था 1972 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है कि 18 में दिया हुआ है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो ये जो बात कहे थे वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध में कौन सा राज्य प्रभावित होता है। तो सरदार सरोवर बांध से गुजरात राज्य जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। 21 देखिए आप क्या किसमें कहता है कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे। तो इसकी गणना किया जाता है देश का कुल आय, जो देश की कुल आय है
बटे जो भी जनसंख्या है देश की उससे भाग दे देना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक की मापदंड का प्रयोग करता है, किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे विश्व बैंक जो यहाँ पे मापदंड का प्रयोग करता है वो ऑप्शन नंबर का है प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। ठीक है, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें से देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय साधन का उदाहरण है तो भूमिगत जल, जो ऑप्शन नंबर गा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं, क्या लक्ष्य होते हैं? तो लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न या परस्पर, ऑप्शन नंबर देखिए भिन्न या परस्पर विरोधी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए। 25 में क्या कहता है? रामू एक किसान है। ठीक है, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। वो किसान रामू है, उसने आटा मालिक जो है, आटा मिल के मालिक है, उसको 10 रुपये किलोग्राम तो गेहूं बेच दिया। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये में बेच दिया और वही आटा मिल मालिक ने 15 रुपये में बेचा बिस्कुट कंपनी को। बिस्कुट कंपनी ने आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए और उसने 4 पैकेट बनाया और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में, मतलब 20 रुपये पर पैकेट बेच दिया। तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु की मूल्य को लिया जाएगा? तो गेहूं का लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, चलिए दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो द्वितीय क्षेत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां संवैधानिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन छुट्टी मिल जाती है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित? तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे कि जिसको छुट्टी मिल रहा है तो वो संगठित है, जिसको छुट्टी नहीं मिल रहा है वो असंगठित है। तो यहाँ पे देखिए अनीता का कार्य जो है वो असंगठित है जबकि सीता का कार्य संगठित है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? पहले से ही शामिल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ये 2005 में आया था लेकिन इसको लागू किया गया था 2006 में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, लेकिन वैसे तो लागू किया गया था 2006, इसीलिए अस्तित्व में आया 2006 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए ध्यान से कि भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया गया है? तो भंडारण को प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल किया गया है। ठीक है, तो भंडारण जो होगा वो कृषि क्षेत्र के अंदर में आएगा और वो मतलब कि कृषि क्षेत्र भंडारण प्रथम प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो असत्य बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इसको आप पढ़ेंगे 4 ऑप्शन, उसमें से आपका घ नंबर है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या का अधिकार नहीं है। ये अदालत को है अधिकार, यहाँ पे कह दिया नहीं है, ना होना। ठीक है, तो ये गलत है, इसलिए आपका ये असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने का प्रतिशत कितना है? तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने की प्रतिशत 40% है, जबकि 59% वहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है। श्रीलंका में तमिल को कब राज्य भाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका में तमिल को राज्य भाषा जो घोषित किया गया था 1956 में कर दिया गया था। ठीक है, उसको जो एक और भाषा थे तमिल को हटा दिया गया। ठीक है, पहले तो था लेकिन तमिल को हटा दिया गया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 1956। यहाँ पे इसका क्वेश्चन हो सकता है कि श्रीलंका में तमिल को कब राज्य भाषा से हटा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में थोड़ा क्वेश्चन ही गलत किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में संविधान में कुल कितना भाषाओं के अनुसूचित भाषाओं में दर्ज किया गया है? तो संविधान में जो दर्ज किया गया है वो 22 भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संघ, राष्ट्रपति, राज्य, उपराष्ट्रपति। तो राज्य के ऊपर उपराष्ट्रपति का कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री का कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर गा नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं मिल रहा है। नगर निगम में मेयर रहते हैं और ग्राम पंचायत में सरपंच और मुखिया कार्य करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ गया आपका यहाँ से नेपाल की कहानी। 7 पार्टी अलायंस
का गठबंधन किस देश में किया गया? तो ये नेपाल में किया गया था, 7 पार्टी अलायंस का। ठीक है, आगे है कि बोलीविया किस महादेश में अस्तित्व है? तो बोलीविया जो अस्तित्व है वो आपको देखने के लिए मिलेगा यूरोप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वहाँ पे जो जल युद्ध नामक आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व अब ये ऑप्शन नंबर का में जो दिया हुआ है फेडेकोर, इसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे निम्न में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसको पढ़िएगा और आपको समझ में आएगा कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका घ नंबर देखिएगा कि दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रवृत्ति के होते हैं। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल का प्रवृत्ति एक समान नहीं होता है। दबाव समूह किसी चीज़ के ऊपर दबाव डाल के वो काम बना ले, उसके बाद वो अपने हट जाता है, लेकिन राजनीतिक दल तो अस्तित्व में रहता है, हट जाता है फिर वो अस्तित्व में आने के लिए कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 में क्या कहता है कि नेपाल में SPA मतलब 7 पार्टी अलायंस ने किसके अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना? मतलब कि अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का है जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे गिरिराज प्रसाद कोइराला, जो ऑप्शन नंबर का है ये सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि इसमें 40 के 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए। ठीक है, और ये सभी 40 क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो एग्जाम परीक्षा होगी उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो क्या करना है कि 40 का आप अपने अगर जेरोक्स करवाएं हैं, अगर कॉपी में लिखे हैं तो उसको आप लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, और जब हम टेस्ट चालू करेंगे उसमें टेस्ट में आप जरूर शामिल होइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो हो रहा है लंबा, अब वीडियो को करते हैं अंत। उससे पहले चैनल पे हैं अगर आप न्यू तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए और वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम समाप्त। जय हिंद।